Khan. Imran Khan. Imran Khan. Imran Khan. मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज के एक और ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और जहाँ पर हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा लीडरशिप जो है वो हमारे साथ हो और हम आपके साथ उनका जो है वो राब्ता भी करवा सकें। हम बार बार कह रहे हैं कहते हैं और इस बारे में ये कहूँगा कि जब आप लोग इसको लाइव फेसबुक पर, यूट्यूब पर या किसी पर भी देख रहे हो तो आपके जो सवालात हों आप वो ज़रूर हमसे करें, ताकि हम मुमकिन है कि हम उस तरह का जो सवाल है जो भी उस वक्त हमारे साथ मौजूद हो हम उनसे वो सवाल कर सकते हैं। अच्छा, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पूरी सियासी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उनकी वजह शोहरत जो है वो ये है कि उन्होंने 2018 के इलेक्शन में सबसे बड़ी वजह शोहरत जो रिसेंट है, इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि वो खुद भी इस पर बात जरूर करेंगे। 2018 के इलेक्शन में उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को जो है वो इलेक्शन हराया था। ना सिर्फ ये बल्कि पूरे पाकिस्तान में MNA की सीट के लिए 6ठे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट्स भी लिए थे। तो मेरे साथ जो आज मेहमान है वो है शाहिद खाकान अब्बासी को हराने वाले सदाकत अली अब्बासी साहब। सदाकत साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि इस वक्त बड़ी ज़रूरत है PTI को कि PTI का जो बयानिया है, जो PTI का नैरेटिव है, जो PTI का लोग सुनना चाहते हैं और जो आम मीडिया है उसने PTI को ब्लैकआउट किया हुआ है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे लोग जो करोड़ों की तादाद में हमारे फॉलोअर्स हैं उनके लिए आपने ये अच्छा प्रोग्राम और अच्छा एक तरीकाकार आपने शुरू किया। तो मेरी तरफ से आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप अपने सवाल करें प्लीज। जी, बहुत शुक्रिया। इसी वजह से हमने शुरू किया क्योंकि हम जानते हैं कि आप में से बहुत से लोग जो हैं बेशतर जो हैं वो इस वक्त मंजर आम पर नहीं है, वो हाइडिंग में है। इस पर हम जरूर आएंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब, मेरा पहला जो सवाल है ना वो तो ये है आपसे, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन हमारे लोगों को करवाएं। आप हमारे साथ पहली बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। अब हमने ये तो बता दिया कि 2018 में आपने इलेक्शन किस तरह से जीता, शाहिद खाकान अब्बासी को हराया। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल, कि आप किस वक्त, कब आपने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, कब से आप तहरीक इंसाफ से हैं, इससे पहले आप किस जमात में थे, वगैरह वगैरह। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया जी। मेरे सियासत में आने से पहले सारा वक्त जो है वो मेरा तालीम के मैदान में गुजरा। मैं इस्लामाबाद में A लेवल्स को इकोनॉमिक्स पढ़ाता था। मेरे अपना स्कूल्स भी हैं कोई 5 के करीब, और मैं जितने एलीट स्कूल्स हैं इनमें लंदन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो है ना इकोनॉमिक्स का मैं फेमस टीचर था। और उस वक्त एक नारा चला था कि हम नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब। ये 2005-6 की बात है। तो मेरे अपने लोगों ने मुझे तैयार किया कि हमने आपको इलेक्शन लड़वाना है। तो मैंने कहा जी मैं इलेक्शन तो लड़ूंगा, लेकिन मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी रवायती काफ लीग, नो लीग पार्टी से नहीं लड़ूंगा। मैंने फिर जाके इमरान खान साहब से मुलाकात की। 2006 में मैं इमरान खान साहब से मिला और मैंने उनसे अपना पूरा आइडिया शेयर किया कि मैं इस तरह, मेरी ख़ानदानी बैकग्राउंड है, हमारे लोग, काफ़ी सारे लोग मेरे साथ हैं, तो हम आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। 2006 में जब PTI बिल्कुल उस तरह नेशनल लेवल पे कोई सियासी जमात नहीं समझी जाती थी, लेकिन इमरान खान साहब से एक उनसियत थी, उनकी एक फॉलोइंग थी, और ये सोचा कि कोई कभी सोचा नहीं था कि MNA बनूंगा, लेकिन इमरान खान के नज़रिए को आगे ले जाने के लिए वो हम नहीं तो कौन पे मैंने अपने आप को पेश किया। और ये 2006 की बात है। फिर 2007 के बाद तो वो आपको पता है जुडिशरी की मूवमेंट शुरू हो गई, उसमें फिर बहुत मौका मिला और मुझे 2007 में पार्टी ने पहले एक और उस वक्त CEC होती थी उसका मेंबर बनाया। फिर मुझे खान साहब ने कहा कि आप पिंडी ज़िले, चूँकि आप मरी से हैं तो पिंडी ज़िला आपका लगता है, आप पिंडी ज़िले की तंजीम को संभालें। मैं पिंडी डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बन गया। फिर 2008 में मुझे इन्होंने मेरी कारकर्दगी से मुतासर होकर लीडरशिप ने मुझे पिंडी डिवीज़न का प्रेसिडेंट बना दिया। तो मैंने फिर तंजीमें बनाई। उस वक्त की तंजीमें पिंडी की जो बनी वो बाद में हर रिजल्ट में उन्होंने, हर इलेक्शन में उन्होंने रिजल्ट दिया। फिर पिंडी डिवीज़न में अटक चकवाल जेलम की तंजीमें बनाई। फिर पार्टी मुझसे और खुश हुई। मुझे 2009 में इन नॉर्दर्न पंजाब, शुमाली पंजाब, जिसमें सरगोदा डिवीज़न और पिंडी डिवीज़न दोनों थे, इनका मुझे सदर बना दिया।
फिर मैंने सरगोदा डिवीजन में भी तंजीमें बनाई। तो बिल्कुल एक कारकुन की हैसियत से पार्टी को 2011-12 में जब बहुत बड़ा एक पार्टी का ग्राफ बना, उस वक्त तक हमारी पार्टी की तंजीमें इतनी मजबूत हो चुकी थी कि 2013 के इलेक्शन में गो कि हम जीत नहीं सके थे, लेकिन नॉर्थ पंजाब पूरे पंजाब में एवरेज वोट के लिहाज से डबल था। और नॉर्थ पंजाब में खासकर पिंडी जो है, उस वक्त पिंडी शहर ने तकरीबन स्वीप कर दिया था। हमारे बाकी अजला में भी इतना अच्छा वोट पड़ा था। मैं खुद तो इलेक्शन हार गया था, लेकिन मेरी जो लगी हुई तंजीमें थी उन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट दिया था कि आज भी नॉर्दर्न पंजाब, पूरे पंजाब का रिजल्ट एक तरफ होता है और नॉर्थ पंजाब का एक होता है। फिर 2012 में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए तो मैं नॉर्थ पंजाब का इलेक्शन लड़ के मुंतखब हुआ। फिर गाय बगाए मैं तब्दील भी होता रहा और अब मैं दोबारा नॉर्थ पंजाब का प्रेसिडेंट बना हूँ। ये चौथी दफा बना हूँ, 3 दफा मैं इससे पहले रह चुका हूँ। 2018 जी आप करें, 2018 से पहले हम ये कर चुके थे तैयार कि इंशाअल्लाह पीटीआई ने आना है। तो वो जो 2030 अक्टूबर वाला जलसा था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने जलसे हुए वो लाहौर के स्टेज से हमने बतौर कारकुन, बतौर एक पार्टी के छोटे से एक ओहदेदार के हैसियत से वो अटेंड किए। पिंडी में भी जलसे कराए, पूरे नॉर्थ पंजाब में भी जलसे कराए। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तहरीक इंसाफ जिसको 2006 में मैंने ज्वाइन किया था इस ख्वाब के साथ, आज वो पाकिस्तान की मैं तब्दीली लाने के लिए हर जो पाकिस्तान की तारीख है उसको ब्रेक करती हुई, रिकॉर्ड को ब्रेक करती हुई एक पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है। और मेरे लिए फख्र की बात है कि उस पार्टी का आज भी मैं नॉर्थ पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ। सदाकत, बड़ा एक जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन है ये वाला, तो मैं चाहता हूँ इसका सवाल का जवाब जो है ना बड़ा एक ऑनेस्ट जवाब होना चाहिए। एक एमफिल किया हुआ शख्स, ए लेवल्स को पढ़ाने वाला, एक एजुकेशन दरसो तदरीस से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, और वो पूरी जो है पूरा ख़ानदान में से कोई सियासत में नहीं है, वो सोचता है कि मैंने सियासत में आना है, सियासत में आता है, वो देखते हैं कि एक लीडर के साथ, उसके नज़रिए के साथ खड़ा होता है और वो एक तमाम जिस स्ट्रगल से आप गुजरे हैं वो गुजरता है। और उसके बाद ये होता है कि उसको छुपना पड़ जाता है। और अब वो छुप रहा है, कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह तो कभी तीसरी जगह, झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, झूठी FIRs कट रही हैं, इश्तिहारी करार दिया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें। तो ये जितना सफ़र है, एक ऐसा शख्स जो कि जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जो रिवायती सियासतदान नहीं है, तो ये सब कुछ देख के जो कुछ गुजर रहा है, डू यू हैव एनी रिग्रेट्स? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने तकरीबन 9,500 स्टूडेंट्स को पढ़ाया जो इस वक्त पाकिस्तान के आला तरीन ओहदों पे फायज हैं, और सारे यंगर इस वक्त जो ऑफिसर्स हैं उनमें बहुत बड़े लोग, बड़ी बड़ी तादाद मेरे स्टूडेंट्स की है। और वो एक बड़ा इज्जत का मकाम था। फिर अपने बिजनेस में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी। लेकिन देखें, वो अपने लिए था। आज अपने एक नजरिया है कौम को ठीक करने का, उसके लिए है, कोई मुआवजा ही नहीं है। मैं बतौर टीचर बहुत रिस्पेक्ट एंजॉय कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं छुप के भी अपने आप को इसीलिए बाइज्जत समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक तब्दीली की एक बहुत बड़ी एक कोशिश है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान हमारे लिए बहुत बड़ा, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए अल्लाह ताला का इतना बड़ा तोहफा है। अगर वो ज़ाया हो गया तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को माफ़ नहीं करूँगा। इसलिए ये जो आप कह रहे हैं कि छुपना पड़ता है, छोटे छोटे घरों में घर बदलते हैं, गाड़ियाँ बदलते हैं और एक बिल्कुल एक मफरूरों की ज़िंदगी गुजारे, लेकिन इसमें ज़रा भी कोई वो मलामत नहीं है, कोई इसमें कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए कि कोई गलत काम नहीं किया। कौम को आगे ले जाने के लिए हम लोगों पे जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए, और जितनी कुर्बानी मेरा लीडर दे रहा है, मेरी कुर्बानी तो उसके कोई अशरे अशीर कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और मैं अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में मैं इस आज के जो तकलीफ़ें गुजर रही हैं इनको फ़ख्र से बयान करूँगा कि कौम के पास एक रहनुमा आया था और उस रहनुमा के साथ खड़े होते हुए हमने कुछ थोड़ी बहुत, उसके मुकाबले में कुछ नहीं, थोड़ी बहुत कुर्बानी दी है। इमरान खान जो 200 मुकदमात फेस कर रहे हैं, दुनिया की एक बड़ी सेलिब्रिटी, उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा कायद, वो अगर आज उसको रोज कचहरियों में और अदालतों में ख्वार करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए अगर किया जा रहा है तो हमारी कुर्बानी कुछ नहीं है। लेकिन एक बात है, बस अल्लाह से यही दुआ है कि हमारी जो है ना जिंदगियों में अल्लाह ताला हमें इस पाकिस्तान को ठीक ट्रैक पे
और जो इमरान खान की सोच है उसके ट्रैक पे ले जाने के लिए हमारे जैसे लोगों की, हजारों लोगों की कुर्बानियां कुछ भी नहीं है उस लीडर के उस सोच और उस नजरिए और इस इतनी बड़ी 25 करोड़ लोगों की कौम को अगर ठीक करने में मैं इतनी बड़ी इमारत में एक ईंट का टुकड़ा भी अगर होता हूं तो मैं मेरे लिए वो फख्र की बात है। अपना जाती जाहो जलाल, अपने कारोबार, अपनी गाड़ियां, अपना ऐशो इशरत, वो सारी जो है वो छोड़ना वो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं है एज कंपेयर टू जितना बड़ा ख्वाब है और जितनी बड़ी तहरीक का मैं एक छोटा सा हिस्सा हूं, जितनी सेटिस्फेक्शन इसमें है, यकीन माने आप पता नहीं यकीन करेंगे कि नहीं, जितनी सेटिस्फेक्शन इस काम में है इतनी सेटिस्फेक्शन किसी और में नहीं है। कि आप एक इस वक्त हमारा मैं समझ लो कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है इस मुल्क को, उसके साथ खड़े होके सेल्फलेस होके अपनी जात, अपने कारोबार, अपने जाती फ्यूचर के बजाय मुल्क के लिए अगर हमारी कुर्बानी लग रही है तो ये जो आपने कहा बुरा लगता है, बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेरा कोई मजबूरी नहीं है सियासत करना। मैं आज छोड़ के घर बैठ सकता हूँ, मेरे कोई अबाव अजदाद में सियासत नहीं था। मैं इस नजरिए के लिए आया हूँ और इस नजरिए के लिए खान साहब कहते हैं कि जान भी चली जाए, मैं पता नहीं इतनी बड़ी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन इंशाअल्लाह इस नजरिए के साथ ता दम जिंदगी खड़े भी हैं और जो हमारे से हो सकता है वो करेंगे भी, और शायद बहुत कुछ अभी और हमने करना है जो हमसे लोग तवक्को कर रहे हैं। इसलिए ये ना पूछें कि वो जिंदगी छोड़ के ये जो मफरूरी की रूपोशी की जिंदगी है इसमें जो सेटिस्फेक्शन है कोई मैच नहीं है। दिस इज फार 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 बेटर देन व्हाट वी वर हैविंग इन आवर नॉर्मल लाइफ। एक ना सियासी सवाल है और उसके बाद आगे भी 2-3 सियासी सवाल आती हैं। आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशन से आपका ताल्लुक है, आप जिस वक्त एमएनए थे आप एजुकेशन कमेटीज का हिस्सा रहे हैं, आप सीपैक का, आप आईटी का, आप फाइनेंस का हिस्सा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ना सीपैक के मुताबिक है, क्योंकि इस वक्त तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं सीपैक पर हमने ज़्यादा बात नहीं की। सीपैक के बारे में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी सीपैक को तहरीक इंसाफ के दौर में कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया इन्होंने सीपैक के दौर में। हम आए तो हमने ये कर दिया, हम आए हमने वो कर दिया, हमने दोबारा ये कर दिया। और चीनी जो है वो उन्होंने कहा है कि आप इनको दोबारा ना लेकर आना जो पहले लोग थे, और जो है वो चीनी इनसे बहुत ज्यादा तंग है। और चाइना के जितनी भी मिनिस्ट्रीज और ये तमाम लोग हैं इन्होंने मतलब जो है ना बड़ा बदमजगी का और उसका इजहार किया है, नाराजगी का इजहार किया है पिछली हुकूमत से जो कि आपकी हुकूमत थी। सीपैक में क्या क्या काम हुआ और ये जो प्रोपेगेंडा ये एहसन इकबाल और सारे करते हैं इसमें क्या हकीकत है? देखिए, ये जिन लोग आपने बात की कि ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि पीटीआई के दौर में सीपैक स्लो डाउन हुआ, इनकी अपनी किसी बंदे की क्रेडिबिलिटी है? मेरा ख्याल है इन सारी बातों का जो पिछले दिनों एक सफारतकार ने, चाइना के सफारतकार ने आके जवाब दिया, वो मेरा ख्याल है काफ़ी था। जितनी ये झूठे इल्ज़ाम लगाएं उनका जवाब देने के लिए, और मेरा ख्याल है कि कौम ने भी तैयार कर लिया कि इनकी किसी बात को अब सीरियस नहीं लेना। पहली बात, आप भी सीरियस ना लें। दूसरी बात ये कि जो सीपैक, मैं तो उसका ऐनी शाहिद भी हूँ, हमारी एक पूरी सीपैक की कमेटी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी थी, जिसमें एहसन इकबाल साहब भी मौजूद थे, हिना रब्बानी खर साहिबा भी होती थी, और बाकी भी लोग इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे। महनाज साहिबा एक एमएनए थी। ये सारे गवाह कि सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा है। जिस तेजी से उस वक्त हकला डीआई खान सड़क पे काम हो रहा था, वो देखें अब तो वो खुल भी चुका है। ये जो आपका नॉर्दर्न इसका रूट था, दाबे जी जिसकी आप बातें कर रहे हैं, आपका K4 का मंसूबा, आपका इस्लामाबाद के करीब जो ये रशाकई जो आपका था ये इंडस्ट्रियल जोन, उस पे तो ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा था। क्योंकि इमरान खान के दौर में, जिस दौर में एक डूबी हुई मैशत को उठा के 6% ग्रोथ पे लेकर आए, कोरोना के बावजूद दुनिया पूरी में कोरोना की वजह से इकॉनमी क्रैश होगी और पाकिस्तान की इकॉनमी खड़ी हो रही है। आप IMF की रिपोर्ट देखें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें, WTO की रिपोर्टें देखें, वो सारी बता रही हैं कि पाकिस्तान का अगर कोई गोल्डन एरा था, बिसाइड्स कि हमें 2018 में इस पाकिस्तान की को $20 अरब का करंट अकाउंट का खसारा जो आज तक तारीख में कभी नहीं था, वो मिला था। और दुनिया की एक साल में जो सबसे बड़ी वबा आती है कोरोना, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की मईशत को उठाया। आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, जो आपका खासकर जो आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर था, आपका जो टेक्सटाइल था, उसके लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे। तो ये सारा इकॉनमी पूरी इकट्ठी चलती है। अगर इकॉनमी स्लो हो जाए, जिस तरह आजकल स्लो हुई है, तो सारी स्लो होती है। तो ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है जी। आप एक एक पे मुझे सवाल करेंगे, मैं एक एक जवाब दूंगा। और दो बातें, आखिरी बात, आप ये हुकूमत जब आई, ये इंपोर्टेड हुकूमत, जो उन्होंने पहले साल में जो इकोनॉमिक सर्वे दिया, वो इकोनॉमिक सर्वे उठा लें, वो वाले सारे फैक्ट उठा लें,
आप एक्सपोर्ट आईटी की बात कर लें, आप टेक्सटाइल की बात कर लें, पाकिस्तान के रेमिटेंसेस की बात कर लें, पाकिस्तान में जो आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी, एग्रीकल्चर था, सर्विसेज थी, सब में इकोनॉमी पीक पे थी और सब में पिछले 1.5 साल में तबाह हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है उनकी क्रेडिबिलिटी और ये हमारी क्रेडिबिलिटी है, लिहाजा उनकी तमाम इल्जामात को ऐसी फिशों कर दें, जवाब ही ना दें। अच्छा खान साहब ने मैं इसका ना थोड़ा मुख्तसर जवाब चाहूंगा क्योंकि मुझे पता है इसका बहुत लंबा जवाब हो सकता है। खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में हमेशा कहा, जितने भी इंटरव्यूज हुए, कि हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारा जो फ्यूचर है, वो इस वक्त चाइना के साथ है। हम सबके साथ बनाकर रखना चाहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, चाहे वो रशिया हो, ये तमाम चीज़ें, लेकिन हमारा जो फ्यूचर है वो चाइना के साथ है। चाइना के साथ CPEC है और वगैरह वगैरह। ये हमारी एक किस्म की एक फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा वज़ा हो रही थी। ये CPEC वाकई में एक गेम चेंजर है, जो कि लोग कहते हैं कि ये गेम चेंजर है, पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, पता नहीं ये हो जाएगा। और एक दूसरी तरफ की अगर हम वो बात सुने तो वो कहते हैं ये सब कहानी है, ये जितने भी पैसे लगा देंगे, ये सारा कर्जा है जो हमें मिल रहा है, ये हमने ही वापस करना है और हम और ज्यादा मुश्किल हालात में आ जाएंगे। तो क्या ये वाकई की जो गेम चेंजर वाली बात है, ये वाकई हकीकत है CPEC को लेकर? देखिए, जिसको भी CPEC समझना है ना, अब बात समझें कि चाइना का हमारा बॉर्डर होना, चाइना इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है और दुनिया का एक अजूबा चाइना ने किया कि जितनी तेजी से उन्होंने अपने 50% आबादी को गुर्बत से वो ऊपर लेकर आए और वो एक रिकॉर्ड है और पाकिस्तान या बाकी मुल्कों के लिए एक मिसाल है। अब चाइना के साथ बॉर्डर होना ये तो अल्लाह की तरफ से हमारी खुशकिस्मती है और उसके बाद भी हमें CPEC का रूट मिल जाना कि हमारा जो ट्रेड रूट है वो पूरे का पूरा पाकिस्तान से गुजर के जाए और उस ट्रेड रूट के इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल जोन्स बने। ये पूरा एक पैकेज है, पूरा एक इकोनॉमिक, आप समझ लें कि एक जैसे गेम चेंजर है। गेम चेंजर का मतलब क्या होता है कि ये खाली सड़क नहीं होगी, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे और जो चाइना में अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर आगे पाकिस्तान में कोई ठीक गवर्नमेंट आती है तो जो चाइना में फैक्ट्रियां लग रही हैं, अब चाइना में लेबर जो है वो अब वक्त साथ महंगी होती जा रही है और पाकिस्तान में यानी 250 मिलियन की आबादी है, 260 मिलियन की, और उनके लिए यहाँ पे हमारे यहाँ जो एक रोजगार की भी एक मतलब उस तरह बेरोजगारी भी है और हमारा मजदूर बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा मेहनती भी है। तो ये समझें कि पाकिस्तान को ये ट्रेड रूट मिल जाने से चाइना की सारी अगर जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ से और गवादर के जरिए पूरी दुनिया में जाएगी। तो ये आप समझें कि अगले 10-15 सालों में ये एक इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी का हब बनने जा रहा है पाकिस्तान, और दुनिया में सस्ते लेबर के पीछे और स्किल्ड लेबर के पीछे दुनिया भागती है। तो हम समझें कि ये इस इंशाल्लाह इसके इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल जोन लगेंगे और पाकिस्तान में जो आबादी जो बहुत बड़ी अट्रैक्शन है दुनिया के लिए, उसको एम्प्लॉय करना और उसको मार्केट करना, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बेवकूफ़ी कह सकता है कि ये स्टोरीज है। ये बहुत बड़ा एक खुशकिस्मती है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो एडवांटेज है। हम यानी ईस्ट और वेस्ट का एक समझ लें एक रूट हमारे अपने सीने से गुजरेगा। तो ये तो मेरा ख्याल है कि इससे दूसरी बात ही कोई नहीं कि पाकिस्तान ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ वापस हमारी अपनी यहाँ की घर की पॉलिटिक्स पर, और क्योंकि आप CPEC का हिस्सा रहे तो मैंने कहा कि मौके का फायदा उठाते हुए आपसे 2-3 सवाल कर लूँ। आप प्रेसिडेंट है नॉर्थ पंजाब के, सदाकत अली साहब, अगर इमरान खान साहब खुदा न खास्ता अरेस्ट हो जाते हैं, उनको कुछ भी इस तरह का कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, वो पिछली बार की तरह अगवा करने की कोशिश करते हैं, लाएअमल क्या है, क्या करना है? देखिए, कुछ बातें तो हैं जो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, कुछ तो हमें मतलब जाहिर है वो कुछ बातें आपस की पार्टी के अंदर की बातें। लेकिन देखें, इमरान खान साहब पे 200 केसेस बना के इमरान खान साहब को बदनाम करने की कोशिश की तो क्या हुआ? ये कौम तैयार कर चुकी है। ये नवाज शरीफ खानदान, ये जरदारी, ये मौलाना फजल रहमान, ये इनकी क्रेडिबिलिटी सिफर हो चुकी है। जो भी इल्जाम, अगर इमरान खान साहब पे कोई भी जेन्युइन केस होता तो आज तक शायद उनको कौम छोड़ चुकी होती, लेकिन सबको पता है कि इमरान खान को फंसाने के लिए ये कर रहे हैं, और जूं ये इमरान खान पे केसेस बढ़ा रहे हैं तू इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो पहली तो बात यह है, इमरान खान साहब कहते हैं कि वो तैयार हैं, अरेस्ट करके देख लें। लेकिन मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं पब्लिक में रहता हूँ। ये इनका जो भी कोई वोटर 2018 में था, आज जो ये 1.5 साल इन्होंने गुजारा है, 1 साल और 4 महीने, इनकी जो परफॉर्मेंस रही है और जो इनके बारे में कोई शक और शुबा था वो भी दूर हो गया। लोग इनसे नफरत करते हैं। अगर इमरान खान साहब जेल में जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक में
जो इमरान खान की मकबूलियत है वो ऑलरेडी पीक पे है, शायद इससे भी आगे हो जाए। तो इमरान खान साहब अनबीटेबल हो जाएंगे। फिर इमरान खान ने किया क्या है, आपको मिला क्या है? शहबाज शरीफ ने अभी जो एनआरओ लिया है उसमें 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, आपको पता है मकसूद चपरासी और मंजूर पापड़ वाले के केसों में उनको अभी मिली है। इमरान खान साहब पे मुल्क तोड़ के केस क्या बनता है कि जी आपने तोशा खाना में से एक घड़ी ली थी, वो आपने बेची थी। उनसे पूछो कि नवाज शरीफ ने और जरदारी ने जो लेक्सस और मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यूज दी थी वो हालांकि गैर कानूनी थी, उनका कोई जवाब नहीं है। तो कोई अदालत, कोई मेरा ख्याल है एक जी शोर आदमी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर इमरान खान साहब को ये जबरदस्ती जेल में घुसाते हैं, ये इनकी बड़ी बेवकूफी होगी। बाकी पार्टी ने क्या करना है, पार्टी के पास देखिए वोटर है, वोटर पार्टी के साथ है, वोटर इमरान खान के साथ है। अगर पाकिस्तान में जमहूरियत होती है, इमरान खान को कोई माइनस नहीं कर सकता तब तक जब तक अवाम इमरान खान के साथ है। नहीं वो ठीक है। सदाकत साहब, सवाल मेरा ये लाहे अमल से मेरा मुराद ये है, क्योंकि देखिए ना सारी लीडरशिप जो है या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है या जो बाकी की लीडरशिप है वो इस वक्त छुप रही है। तो अगर आप खान साहब हो जाएंगे, ये मेरा मतलब है कि क्या पीसफुल प्रोटेस्ट कैसे होगा, किस तरह से उसकी कॉल दी जाएगी, लोग क्या अपने तय आप निकलेंगे, इसका कोई लाहे अमल हमारे पास है? आप बेशक हमें प्लान मत बताइए, जाहिर है उसको मत बताइए, लेकिन मतलब क्योंकि अब ये सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ है 9 मई के लिहाज से। 9 मई को जब गिरफ्तारी हुई तमाम लोग, तमाम लीडरान यहाँ पर थे, मतलब एक तंजीम साहब तो इस वक्त भी मौजूद है, लेकिन वो सारे के सारे लोग थे। इस वक्त जो है आधे लोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, सियासत से इलाही इख्तियार कर चुके हैं, और बकिया जो लोग हैं वो आपकी तरह जो इस वक्त जो है वो छुपते फिर रहे हैं। तो इसमें क्या लाहे अमल क्या होगा? देखिए हम सारे उस तरह पब्लिक में तो नहीं है, लेकिन सारे राब्ते में भी हैं, सारी पार्टी के मीटिंग में भी जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी इमरान खान साहब को अरेस्ट करना। अब जहाँ तक प्रोटेस्ट है, बिल्कुल प्रोटेस्ट होनी है, पीसफुल प्रोटेस्ट हमने पहले भी की है, और अभी भी अगर इमरान खान साहब को ये ज़बरदस्ती जेल में डालते हैं तो पाकिस्तानी लोग हैं, बाशऊर हैं। इमरान खान साहब अगर किसी सोशल मीडिया पे आते हैं तो उनकी रेटिंग बढ़ जाती है, अगर वो टिकटॉक पे आए तो टिकटॉक के रिकॉर्ड लगे, अगर टीवी पे इमरान खान का साहब नहीं आते तो टीवी की रेटिंग चली गई है। तो ये क्या मतलब, इसके पीछे लोग हैं और लोग अपना रिएक्ट करेंगे। लेकिन हम बिल्कुल जो प्लान है वो प्लान, चूंकि वो पार्टी का एक राज है तो वो राज ही रहेगा, लेकिन प्रोटेस्ट भी होगी और उसका गुस्सा जो है वो लोग इलेक्शन में भी निकालेंगे। अभी देखे ना 14 अगस्त को तो वैसे ये जा रहे हैं, वो कह रहे हैं 8 अगस्त को चले जाएंगे। तो अगर 4-5-6 दिन ये इमरान खान को अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए जेल में रखते भी हैं, तो दिल्ली आज़ाद है, इंशाल्लाह वो इमरान खान साहब ज्यादा जेल में नहीं देंगे, वापस आ जाएंगे, और वापस आएंगे तो ज्यादा ताकत में होंगे। और ये याद रखिएगा, इमरान खान अगर अंदर जाते हैं तो और इनके लिए खतरनाक हो रहे हैं और हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत को अगर अक्ल हो तो ये वाला स्टेप ना ले, क्योंकि जो इनकी रही सही साख है वो भी जीरो हो जाएगी। बहरहाल हम इंशाल्लाह पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा राइट है आईनी, और कोई हमें उसे रोक नहीं सकता। अगर इमरान खान साहब के साथ नाइंसाफी इन्होंने पहले की थी, लोगों ने प्रोटेस्ट की, अगर किसी ने कोई गैर कानूनी काम कर दिया, तोड़ फोड़ किया, उसको हम सारे डिसऑन करते हैं, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट करना हर शहरी का हक है। लेकिन क्रैकडाउन है तो उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना, जिस किस्म का क्रैकडाउन ये लोग कर रहे हैं, जिस किस्म की वो तो बहाना है ना। देखे ना आप, इस क्रैकडाउन से पहले राना सनाउल्लाह के बयान सुन लें कि जी या हम होंगे या इमरान खान होगा। ये तो अभी 9 मई से पहले की बात है जी, हम हर हद तक जाएंगे जी। कोई कहता जी इमरान खान को हम खत्म करेंगे जी, इमरान खान जो है ना, यानी वो कोई कहता फितना है, कोई क्या, यानी वो सारी बातें सबको पता है और सारी कौम समझती है कि ये 9 मई एक बहाना है। असल इमरान खान की मकबूलियत और कबूलियत जो है वो उसका पे निशाना है, और इनका कुछ जोर नहीं चला। इंशाल्लाह 8 को ये जाते हैं तो खुद ही हालात बदलेंगे, और हम सारे इंशाल्लाह बाहर आने के लिए तैयार हैं। और हमारे कारकुनान भी अब हमें प्रेशर डालते हैं कि बाहर निकले। ठीक है, जब पार्टी क्यादत ने हमें कहा था कि जेल में जाएं तो हम 10 दिन जेल काट के आए थे, मैं खुद जेल काट के आया था ये जो जेल भरों में। अब पार्टी ने कहा कि फिलहाल आपने आपको गिरफ्तारी नहीं देनी, इसलिए हम छुपे हुए नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है पुलिस से बचे हुए। अगर पार्टी कहती है तो हम इंशाल्लाह गिरफ्तारियां भी देंगे, और लोग जो है वो अब कुछ ऐसी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और पीडीएम के लोगों की शक्लें, इन चोरों की शक्लें देखने के लिए लोग तैयार ही नहीं है। इलेक्शन होगा तो आप और आपके नाजरीन ये यकीन माने हैरान हो जाएंगे कि लोगों में जो लावा पक रहा है, लोग किस हद तक गुस्से में हैं। और लोग हमारे हलकों के हमें फोन करके कहते हैं कि डटे रहना, इमरान खान को नहीं छोड़ना, एक दफा ये इलेक्शन का ऐलान तो करें, इनका असर क्या होता है आप देखेंगे। ये आप भूल जाएंगे छुपने छुपाने की बात, क्योंकि लोग इतना निकलेंगे कि ये सब कुछ इंशाल्लाह भाग ले जाएंगे। चले, मेरा क्विक क्वेश्चन है, क्विक आंसर दे दें।
आपने कहा कि 7, 8, 10 अगस्त तक ही चले जाएंगे और हम दोबारा इस इंशाल्लाह जश्न आज़ादी मनाएंगे 14 अगस्त को जब इनके जाने के बाद। वो बिल्कुल आपने कहा कबूलियत और मकबूलियत की बात की। तो क्या आपको लगता है कि इनके जाने के बाद हालात बेहतर हो जाएंगी, जो क्रैकडाउन वगैरह है ये कम हो जाएगा? आपको लगता है कि ये तमाम की तमाम चीजें पीडीएम के हुक्म से हो रही हैं, इसमें कोई मुक्तदर हल्के शामिल नहीं है? तो बस इसका हाँ या ना में तफसील में बेशक हम नहीं जाते, बस वक्त कम है, तो क्या चीजें ठीक हो जाएंगी? मैं अपने कद के मुताबिक अगर बात करूं तो मुक्तदर हल्के अगर होंगे भी तो हमें तो सामने पुलिस नजर आ रही है, हमें ये पीडीएम शहबाज शरीफ, ये जरदारी और मौलाना नजर आ रहे हैं। और जितने हमारे लोग जिनको तकलीफों में गुजारा गया, हमारे औरतों के दुपट्टे खींचे गए, हमारे घरों में, मेरे घर में, अपने घर में 5 दफा रेड हुआ है और 1-2 दफा मेरे गांव में मेरी वालदा के साथ जाके बदतमीजी की गई। मैं नहीं, हम पहाड़ के लोग हैं, इस तरह बातें नहीं कर सकते, लेकिन मेरी वालदा को जाके बदतमीजी की गई और मेरे घर के अंदर जाके हमारे अलमारियां खोल के हमारे कपड़ों, हमारे रजाइयों को भी और हमारे कमलों को भी लातों से इस पुलिस ने उड़ाया। तो जो भी मुक्तदरा जो कर रही है वो कर रही है, हमारे सामने तो ये पीडीएम है और इन पीडीएम को इंशाअल्लाह ये पाकिस्तानी कौम, ये जो जुल्म ज्यादती इन्होंने की है और हमारे 10,000 कारकुनों को गिरफ्तार किया और तकलीफें दी हैं, इंशाअल्लाह कौम इसका जवाब देगी। ये बातें करते हैं कि जी हमारे लोग भी अरेस्ट हुए, किसकी बात करते हैं? मरियम की बात करते हैं, मरियम पे करप्शन के केसेस थे। ये बात करते हैं नवाज शहबाज की, उन पे करप्शन केसेस थे। मुझे आप बता दें कि पीटीआई के दौर में कौन सा एक आम आदमी, कौन सा एक किसी पार्टी का कारकुन जेल में गया? ये चोर जो चक्के जेलों में गए। आज हमारी दौर में, हमारा इनके दौर में हमारा कारकुन, हमारी बेटियां बहनें जेलों में, और ये इंशाल्लाह गुस्सा निकलेगा तो पीडीएम पे निकलेगा। बाकी अगर कोई और भी है तो हमें तो गवर्नमेंट नजर आ रही है, गवर्नमेंट ये जिम्मेदार है, हम इन्हीं से ही सवाल करेंगे और इन्हीं से जवाब मांगेंगे। ये हमारे पास जब आएंगे तो इनको पता चलेगा कि लोगों का रिएक्शन क्या है। अच्छा, मैं अपना इसको अब हम खत्म करने के, हमारे पास 4 से 5 मिनट है। सदाकत अब्बासी साहब, आप 2006 से इमरान खान साहब के साथ हैं, अब भी इमरान खान साहब के साथ हैं। आपका शुक्रिया कि आप डटकर खड़े हुए हैं। आप जैसे लोगों को देख के वोटर्स को हौसला मिलता है, लोगों को हौसला मिलता है, सपोर्टर्स को हौसला मिलता है। मैं कोई एक ऐसा वाकया जो बड़ा यादगार वाकया इमरान खान के बारे में, इमरान खान की जाती जिंदगी के बारे में, इमरान खान को लेके, तो अगर आप हमसे शेयर करना चाहें तो प्लीज। देखिए, बहुत सारे वाकयात हैं इमरान खान साहब के बारे में। जब अकेले में हम सोचते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, इतना बड़ा स्टार, इतनी बड़ी उनकी पॉपुलैरिटी, कोई पैसे की, इज्जत की, दौलत की कमी नहीं। जिस तरह हम उनको तकलीफ़ों में देखते हैं, जब ख़ासकर 2013 के इलेक्शन में से पहले उनको जब वो ज़ख्मी हुए उस वक्त, और उसके बाद जो अभी जब उनको गोलियां लगी, तो यकीन माने कि हम लोगों के पास जाते थे, लोग धाड़े मार के रोते थे, इतना लोगों को इमरान खान से के प्यार है। बाकी उनकी ज़िंदगी की मैं तो जो पहले 5-6 साल हैं बहुत ज़्यादा कुर्बत में गुजरे हैं। इमरान खान साहब की एक-एक बात, उनका एक-एक जो हमें मशवरा है, वो एक बहुत बड़ा, यानी हमें बड़ी, हम लकी समझते हैं अपने आप को कि इतना बड़ा एक तारीख का एक बड़ा आदमी जिससे हमारा इंटरेक्शन रहा, जिनसे हमने बातें सुनी, चाहे वो क्रिकेट की हों, चाहे वो उनके जो सोशल वर्क की हों, चाहे वो पॉलिटिक्स की हों। तो वो हमारे उस्ताद भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, और हम तो उस मामले में बड़े खुशकिस्मत हैं कि लोगों ने कहा था कि हमने कायद आज़म को तो हमने सुना था, लेकिन ये कायद सानी को हमने देखा है, और बड़े खुशकिस्मत हैं कि अपने बच्चों को और अपने आने वाली नस्लों को बताएंगे कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा एक इंसान जो अपनी ज़ात से, अपने ज़ाती मनफे से इतना ज़्यादा वो बाहिर है और इतना ज़्यादा सेल्फलेस है, इतना ज़्यादा उसको वो मुखलिस है इस कौम के साथ। शायद ही कोई बंदा ऐसा इस वक्त सियासत में हो। तो मैं तो अपने आप को लकी समझता हूँ। वाकयात इतने हैं कि आप का प्रोग्राम इजाज़त देगा, लेकिन हर वाक़े में इमरान खान के इर्द-गिर्द में लोगों ने सीखा है। मैं कह रहा हूँ बड़े बदबख्त हैं कि जो इमरान खान साहब को इस वक्त छोड़ के उनकी सियासी विजन नहीं है। आज वो चाहे वो आईपीपी हो, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन वाली पार्टी हो, यकीन माने पब्लिक में वो खुशी गमी करने के काबिल नहीं है। हम जहां भी जाते हैं लोग इतनी इज्जत करते हैं। आज हमारी इतनी इज्जत है कि मेरे जो हल्के के लोग मुझसे नाराज थे वो भी राजी हो गए, कहते हैं ठीक है आपने हमारे काम फलां नहीं कराए थे, लेकिन चूंकि आप इमरान खान के साथ खड़े हैं इसलिए आपकी हम दिल से इज्जत करते हैं। तो जितना प्यार हमें मिलता है ये प्यार इमरान खान साहब की वजह से है। तो इमरान खान, हमारी खुशकिस्मती है कि हमें इमरान खान जैसा लीडर, उसके साथ मिलना, सुनना, बातें सुनना, डांट खाना नसीब हुआ। मैंने तो डांट भी बड़ी खाई है क्योंकि उस दौर में हम बहुत ही अभी भी छोड़ थे। तो बहरहाल बड़ी खुशकिस्मती है। और इमरान खान की पूरी जिंदगी
हमारे लिए एक ऐसा इंसान कि जो अपना सब कुछ छोड़ के इस कौम की बेहतरी के लिए करता है, ये बड़ी हम लकी हैं कि हम उनके साथ हमारा वक्त गुजरा है। चले जी, सदाकत अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस प्रोग्राम में आज के लिए जो है बस इतना ही। मैं सिर्फ एंड पर ये कहना चाहूँगा, जिस तरह उन्होंने कहा कि इमरान खान के जो हमारे वोटर थे, जितने भी नाराज़ वोटर थे, वो भी इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं और वो भी कहते हैं कि जो आपने काम नहीं करवाई, जो कुछ भी किया, हम फिर भी आपके साथ हैं। हम एक ज़माने में कहा करते थे, जब हम बड़े हो रहे थे, उस ज़माने में हम कहा करते थे कि क्रिकेट इज़ समथिंग दैट ब्रिंग्स पाकिस्तान टुगेदर। तो आज हम बड़े फ़ख्र से ये कहते हैं कि इमरान खान इज़ समथिंग दैट ब्रिंग्स पाकिस्तान टुगेदर। एक इमरान खान वो शख्सियत है, इमरान खान वो वाहिद बंदा है, वो कौमी लीडर है जिसने इस कौम को यकजा कर दिया, इस कौम को जोड़ दिया है। इस कौम में कोई पोलराइजेशन, कुछ इस तरह की बात नहीं है। ये कौम बहुत मुत्तहिद है और एक लीडर के तहत के अंडर मुत्तहिद है। तो इंशाल्लाह जैसे इलेक्शन होंगे, वो लीडर आएगा तो आप ये देखिएगा, ये कौम इंशाल्लाह और ये मुल्क बहुत आगे जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।